गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जेरेमी बेंथम, यानी कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। आज हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा फिलोसफर है जेरेमी बेंथम। तो आज हम सबसे पहले इसकी बायोग्राफी की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी फिलोसफर की बिना बायोग्राफी की इंफॉर्मेशन के आप उसकी थिंकिंग, आप उसके थॉट प्रोसेस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसको जो उसकी बायोग्राफी है वो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो जेरेमी बेंथम की जब हम बात करते हैं, वो इंग्लिश फिलोसफर हैं, एक जूरिस्ट हैं और सोशल रिफॉर्मर उनको माना जाता है। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियन, यानी कि उपयोगितावाद के एक तरीके से जिन्होंने उपयोगितावाद को जन्म दिया, जिन्होंने उपयोगितावाद को समझाया, एक्सप्लेन किया, रिसर्च किया, यानी कि फादर ऑफ, आप इसे फादर भी इनको बोल सकते हैं, यानी कि उपयोगितावाद के पिता भी इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे इनकी बात करते हैं। फिर अगर बात करते हैं इनके जन्म की, तो 15 फरवरी 1748 में हाउंड स्टिच सिटी ऑफ लंदन, यूके, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। एंड अगर बात करें इनकी मृत्यु की, तो 6 जून 1832 को वेस्टमिंस्टर, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके में इनकी डेथ हो गई थी। तो नोटेबल आइडियाज़ की बात करें तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल्स, रेडिसल कंसिस्ट, क्वेंटिलिज्म। मेन इंटरेस्ट था इनका पॉलिटिकल फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ लॉ, एथिक्स और इकोनॉमी थे। हर फिलोसफर की अपनी एक इंटेलिजेंसी भी यही होती है कि वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को फॉलो नहीं करता है, बल्कि एक मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में तो वो इंटरफेयर करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ही वो जितने भी इससे अदर सोशल साइंसेज के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड भी वो वहाँ पे डिस्कशन करता है, या एक्सप्लेन करता है, या रिसर्च करता है। उसके रिसर्च में ये सब होता है, यानी कि फिलोसफी फ्लो, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफिकल, ये हर तरीके से उसको स्टडी करना होता है। और उसके ऊपर अगर प्रभाव की बात करें, तो जॉन लॉक, थॉमस होब, एडम स्मिथ और भी बहुत सारे ऐसे फिलोसफर हैं जिनका उनके जीवन पर काफ़ी हद तक प्रभाव देखने को मिलता है। एजुकेशन की बात करें तो वेस्टमिंस्टर स्कूल से 1755 से 60 के बीच का जो टाइम था इनका, उन्होंने वहाँ पे एजुकेशन को अचीव किया। एंड क्वीन कॉलेज से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। तो और थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए, उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरेमी बेंथम, जो पूरा नाम इनका जेरेमी है, जेरेमी बेंथम, उनका जन्म 1748 में इंग्लैंड के एक संपन्न वकील घराने में हुआ था, यानी कि वो एडवोकेट के बैकग्राउंड से थे। बेंथम बचपन से असाधारण प्रतिभाशाली थे, और अपनी असाधारण का मतलब वो नॉर्मल चाइल्ड से बिल्कुल डिफरेंट थे। वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं थे, बिल्कुल एबनॉर्मल थे। एबनॉर्मल में क्या होता है, जो इंटेलिजेंट, जो बहुत ही कैपेबिलिटी जिन बच्चों में होती हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं, या तो शांत स्वभाव के होते हैं, वो सबसे बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे यहाँ पे जेरेमी बेंथम थे, और अपनी इस प्रतिभा का बल उसने 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि वो ग्रेजुएट हो चुके थे। ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशंस की एग्ज़ाम्स हैं उन्होंने पास कर ली थी मात्र 15 वर्ष की आयु में। तो बेंथम प्रतिदिन नियमित रूप से लिखने वाला असाधारण व्यक्ति था, यानी कि हमेशा वो, यानी कि देखिए 15 साल की एज में, इतनी कम एज में उन्होंने प्रॉपर रूप से अपने आप को ग्रेजुएट कर लिया था। और लिखने की उन्हें बहुत ज़्यादा आदत थी। ज़्यादातर क्या होता है कि बचपन में उनका चाइल्डहुड भी बहुत ज़्यादा लिखने वाला रहा है, यानी कि बचपन में बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो परमानेंट लिखते हैं, कंटिन्यू उसको लिखते हुए चले जाए, लेकिन उन्हें लिखने का बहुत शौक था। तो बेंथम कितना प्रतिभाशाली था, इसका परिणाम उनके विचारों से व्यक्त हो जाता है। बेंथम की मृत्यु 1832 में यूके में ही हो गई थी। यहाँ पे हम बात करते हैं बेंथम की कुछ बुक्स के बारे में। तो ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेचर पॉलिटिकल टैक्टिस, और इंट्रोडक्शन इंटरनेशनल रिलेशन, और यहाँ पे मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और ये इस तरह की जो बुक्स थी काफ़ी हद तक फेमस थी। देखिए, 15 वर्ष की आयु में ग्रेजुएट होने के बाद ये लगातार कंटिन्यू उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो आप समझ सकते हैं बहुत सारी बुक इन्होंने पब्लिश की होगी, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी बुक्स आती हैं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, कि उनको याद रखना आपकी एग्ज़ाम के हिसाब से सही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे 6 टाइप के ऐसे बुक हैं, जैसे फ्रेगरेंट ऑफ गवर्नमेंट हो गया, इंट्रोडक्शन ली थी मॉरल एंड लेजिस्लेचर के बीच में, इंट्रोडक्शन इंटरनेशनल रिलेशंस के बीच में, एंड जेरेमी बेंथम की पॉलिटिक्स टैक्टिक्स। तो ये सारी बुक्स है, जिन बुक्स में ने टोटल रूप से, जैसे उपयोगितावाद हो गया, इनके बारे में थोड़ा सा बताया कि क्या है उपयोगितावाद, और उन उपयोगितावाद के अंदर वो अपने खुद के विचार कैसे लिखता है। तो इस तरह की चीज़ें।
एंड दस नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे उपयोगितावाद, बेंथम का उपयोगितावाद। देखिए उपयोगितावाद बेंथम की सबसे समूची विचारधारा है। ये समूची विचारधारा कंप्लीटली जो उसका आइडियोलॉजी है वो बेंथम की मानी जाती है। बेंथम ने सभी दार्शनिकों के विचारों का खंडन किया है। यानी कि बेंथम एक ऐसा मात्र एक ऐसा एक फिलोसफर रहा है जिसने जो भी दार्शनिक है ना, जो अदर्स इससे अलग जो फिलोसफर थे उनके सभी उनके जो थॉट्स थे उनको बिल्कुल मतलब एक्सपोज किया है, उनको या तो क्रिटिसाइज़ किया है या अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है और मानव के लिए उपयोगितावाद को उपयोगी बताया है। उनका कहना है कि जो कुछ ईश्वर की इच्छा अर्थात धर्मशास्त्रों के अनुकूल है वह नैतिक है और जो कुछ उसके विपरीत है वह अनैतिक है। यानी किस तरह की बात उन्होंने की है कि ईश्वरीय इच्छा प्राकृतिक विधि अंतःकरण यानी कि सब कुछ इसी के आसपास उन्होंने बताया है। प्रकृति ने मानव को, उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया है उपयोगितावाद के बारे में कि प्रकृति ने मानव को सुख और दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। यानी कि मनुष्य क्या है, मनुष्य के जो जीवन है, जो हमें लाइफ है, उसमें कुछ हद तक वहाँ पे सुख भी मिलेगा उसको और कुछ हद तक वहाँ पे उसको दुख भी फेस करना होता है। तो स्वामी को शासन में रखा है। तो इस तरह के इन्होंने दो पार्ट बताए हैं और फिर आगे बताता है कि हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में। यह केवल वे ही निश्चित कर सकते हैं। एक मनुष्य अपने शब्दों द्वारा उनके शासन से बचने का दिखावा भले ही करे किंतु वास्तव में वह सदैव उसके अधीन ही रहेगा। यानी कि जो व्यक्ति आपको फेसली ये दिखाते हैं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो ऐसा नहीं है, तो वो छुपा रहे हैं, लेकिन उससे वो कभी मतलब फेस तो उनको ज़रूर करना पड़ता है। सुख और दुख दोनों जीवन से रिलेटेड है, दोनों ह्यूमन से रिलेटेड है। तो अगर कोई कहता है कि मेरे जीवन में तो बहुत दुख ही दुख है, सुख नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके अगर कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है उसका दुख का होता है, तो आने वाला जो टाइम पीरियड होता है उसको वो चेंज हो जाता है, सुख में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया है। तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हम इसकी उपयोगितावाद की बात करते हैं तो उन्होंने सुख और दुख के सोर्स बताए, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस या सैडनेस। उसके सोर्स कैसे बताएं यहाँ पे, जैसे वो प्राकृतिक बताता है, राजनीतिक और कानूनी बताता है। देखिए बेंथम के अनुसार सब सुख और दुख बाहरी कारणों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। यानी कि एक्सटर्नल जो रिसोर्स होते हैं उनकी वजह से हमें इस तरह की फीलिंग्स होती है। लेकिन सब व्यक्तियों को एक कारण से समान मात्रा में सुख और दुख नहीं होता है। यानी कि अगर किसी भी रीजंस की वजह से किसी को खुशी मिल रही है तो ज़रूरी नहीं कि वही रीज़न सबके लिए खुशी, सबके लिए हैप्पीनेस वहाँ पे फील कराएगी। किसी के लिए किसी फेस में, यानी कि कोई भी सिचुएशन है किसी के लिए तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन वही सिचुएशंस किसी के लिए बहुत बुरी भी वहाँ पे होती है। तो इस तरीके की यहाँ पे बताया है कि जब कि सभी व्यक्तियों को एक कारण समान मात्रा में सुख और समान मात्रा में दुख नहीं होता, वो अप डाउन होते रहते हैं। और यहाँ पे बेंथम के अनुसार और भी है कि मनुष्य की संवेदनशीलता 32 थिंग्स है, ऐसी 32 चीज़ें हैं जिनसे वो प्रभावित होती हैं, जिनमें से स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ हो गया, ज्ञान की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ नॉलेज, बौद्धिक क्षमता, मेंटलिटी कैपेबिलिटी, और कि वो कितना मतलब समझ सकता है चीज़ों को, कितना वो अपने माइंड को यूज़ कर सकता है, मन की स्थिरता, एक तरीके से पेशेंस उसमें कितना है, नैतिक संवेदनशीलता, धार्मिक संवेदनशीलता, आर्थिक परिस्थितियाँ, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो कैसी हैं, लिंग, आयु, पद, जलवायु, ये सब के सब, यानी कि वो कहाँ काम करता है, कैसी उसकी सिचुएशंस है, एंड देन उसकी पेशेंस कैसा है, उसकी नॉलेज कितनी है किसी भी चीज़ को लेकर के, और उसकी हेल्थ कैसी है। ये सब डिपेंड करता है उसके जो भी मतलब सुख या दुख जो भी वो डिपेंड करता है, ये इनके आधार पर डिपेंड करता है। अगर उसकी हेल्थ ख़राब है, उसके पास नॉलेज भरपूर है लेकिन हेल्थ ख़राब है, वो तब भी दुखी रहेगा। अगर वो हेल्थ से सही है लेकिन हाँ उसके पास नॉलेज नहीं है, वो तब भी दुखी रहेगा। तो अगर इन सब सारी चीज़ों पर वो फोकस करता है, पेशेंस होना चाहिए उस पर, वो माइंड का यूज़ करे, सही और गलत को समझे और सही तरीके से वो डिसीज़न वहाँ पे मेंशन करे, और अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखे, और हर तरीके से चाहे वो कहीं भी काम कर रहा है अपनी इन्वायरमेंट के आधार पर वो अपना मतलब थोड़ा सा उस चीज़ को अगर ध्यान करके रखे तो वो अपने आप को एक तरीके से एक बेटर लाइफ वहाँ पे ले सकता है। तो बेंथम ने यहाँ पे सुख और दुख के 5 सोर्स और बताए हैं। जो जैसे प्राकृतिक हो गया, जब कोई भी सुख या दुख प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है वो प्राकृतिक सुख होता है या दुख होता है। यानी कि कोई भी नेचर डिज़ास्टर हो जाए, नेचुरल डिज़ास्टर मतलब भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, इसकी वजह से जब घर बर्बाद होते हैं, लोगों के घर टूटते हैं, लोगों का मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो वो क्या होता है, प्राकृतिक दुख हो जाता है।
है। और प्राकृतिक सुख की हम बात करते हैं इसी में, जैसे अगर किसी ने भाई कोई किसान है, उसने अभी मतलब खेती करता है वो, तो यहाँ पे जब मानसून आता है तो प्राकृतिक से, तो उस मानसून से उसके खेतों में पानी आता है तो उसको वो प्राकृतिक सुख मिलता है, वो खुश हो जाता है। दूसरा यहाँ पे राजनीतिक अथवा कानूनी, यानी कि जब कोई सुख या दुख राजनीति व्यवस्था अथवा कानून के कारण मिलता है तो वह राजनीतिक दुख या सुख हो जाता है। राजनीति का मतलब पॉलिटिक्स में कोई लीडर्स बन जाता है तो वो सुख खुशी हो जाता है, हार जाता है इलेक्शन तो वो दुखी हो जाता है। तीसरा यहाँ पे नैतिक, जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने पर होता है तो उसे नैतिक सुख कहते हैं। मोरल जो हैप्पीनेस होती है या मोरल सैडनेस होती है, जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं और उससे अच्छी फीलिंग्स होती है तो उसे हम नैतिक सुख कहते हैं। और यदि हम किसी के लिए कोई बुरा करते हैं उसका इफेक्ट हमें भी पड़ता है। फिर ये सामाजिक या लौकिक, जब किसी कार्य को करने पर समाज हमें पुरस्कार या दंड देता है, यानी कि अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ सोसाइटी में मतलब बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट होता है तो वहाँ पे उस चीज़ को सुख या दुख से उसे हम रिलेट कर सकते हैं। धार्मिक, यानी कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धर्म विरुद्ध काम करने पर सुख या दुख मिलता है, उसे स्रोत हम धर्म के आधार पर उसको लेते हैं। यानी कि अगर आप कहीं भी मंदिर में जा कर के क्रिटिसाइज करने लगते हो तो यहाँ पे जितने भी धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी भी धर्म की बात करें, तो वहाँ पर आप उन्हें दुख पहुँचा रहे हो, ये दुख होता है, वो क्रिटिसाइज करेंगे वहाँ पर, फिर मतलब कुछ भी आपको फेस करना पड़ सकता है वहाँ पर। लेकिन अगर आप धर्म के आधार पर कुछ अच्छा कर रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो वो सुख होता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे हमारे सोर्स हैं जिसके आधार पर हम उपयोगितावाद को यहाँ पे फेस कर सकते हैं या उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड देस और भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इसके टॉपिक है, जैसे इसके पॉलिटिकल व्यूज़ हो गया बेंथम का, या सोशल व्यूज़ हो गया, वो भी आगे नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।